Chapter 6 Because I love you। अब आगे। गुरूर बिल्कुल चुप हो गई। वही विनय गुरूर को गुस्से से देखते हुए बोले, अब अगर तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी बदतमीजी सहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम मुझसे इस तरह बात करोगी। गुरूर कुछ सेकंड तक शांत रही और फिर अब वो भी गुस्से से बोली, आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है मेरे मरने या जीने से? आप तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, जैसे आपने मेरी माँ को मार डाला। अभी वो अपनी बात आगे पूरी करती, उससे पहले ही एक तेज थप्पड़ गुरूर के गालों पर आकर लगा। गुरूर सीधे फर्श पर मुंह के बल जाकर गिरी तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। विनय ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और वो अपने हाथों को देखने लगे। उनके आंखें भी इस वक्त नम हो गई थी। वो तुरंत अपने उन हाथों की मुट्ठियों बनाते हुए वहां से बाहर जाते हुए बोले, तुम हद पार कर रही हो। अब मैंने कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा। तभी गुरूर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, सच कड़वा होता है डैड, और आपसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको खुद को मेरा बाप कहते हुए। लेकिन विनय अब तक वहां से जा चुके थे। गुरूर के गालों पर थप्पड़ के निशान छप गए थे और वो गुस्से से अपने आसपास मौजूद सभी सामान को नीचे फेंकने लगी। वो गुस्से से बौखलाते हुए बोली, आई हेट यू डैड, आई रियली हेट यू। मुझे आपसे हद से ज़्यादा नफरत हो गई है। मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। आपके लिए मैं सिर्फ आपकी पपेट हूँ जिसे आप अपने तरीके से नचाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक दिन आपसे दूर भागकर दिखा दूंगी। ये कहते हुए वो रोने लगी। उसके रोना उसके गुस्से को बयां कर रहा था। इधर विनय वापस स्टडी रूम में आए और वो गुस्से से अपने हाथों को टेबल पर पटकने लगे। तभी पीछे से नितिन उन्हें संभालते हुए बोले, सर संभालिए खुद को, क्या फिर से अपने गुरूर से बहस की? विनय ने लाचारी से कहा, वो लड़की मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करती, उसे लगता है कि मैं चाहता हूं कि वो मर जाए, आखिर वो मुझे कब समझेगी? ये सुनकर नितिन ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हमारी ही थी, हमें उसे इतना ज़्यादा छूट नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब वो काम करना शुरू कर चुकी है, इसलिए मुझे लगता है आपको उससे प्यार से पेश आना चाहिए। और अब वो बड़ी हो गई है, अगर अभी आप उसे पर इस तरह हाथ उठाएंगे तो ये सही नहीं होगा। इस तरह से तो वो आपसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगी। ये सुनकर विनय ने कहा, लेकिन मैं उससे पर हाथ उठाना नहीं चाहता था। तुम्हें पता है वो क्या कह रही थी? उस लड़की को लगता है कि मैं उसकी माँ के मौत का जिम्मेदार हूँ। तुम बताओ मैं ये सारी बातें बर्दाश्त कर पाऊंगा? नितिन ये सुनकर खामोश हो गया और फिर विनय ने खुद को संभालते हुए गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम्हें पार्किंग एरिया के सीसीटीवी फुटेज के बारे में कुछ पता चला? मुझे गुरूर ने बताया कि उसे धमकी दी गई है, और कौन सी धमकी की उसे याद नहीं है। मुझे डर है कहीं ये सब मेरे कोई दुश्मन तो नहीं करवा रहे हैं। उन्हें पता चल गया हो कि मेरी बेटी अब वापस आ गई है, इसलिए वो उसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर नितिन ने हैरानी के साथ कहा, व्हाट? क्या गुरूर को धमकी मिली है? इसके जवाब में विनय ने अपना सर हिलाया। नितिन ने कहा, फिर ये तो काफ़ी सीरियस मैटर है, हमें गुरूर के आसपास गार्ड्स लगा देने चाहिए। मुझे लगता आने वाले वक्त में उस पर खतरा होगा। खतरा सुनते ही विनय ने घबराते हुए कहा, नितिन तुम्हें पता है ना, मेरे पास इकलौती मेरी बेटी ही बची है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा और मैं खुद भी मर जाऊंगा। ये सुनकर नितिन ने उन्हें संभालते हुए कहा, बॉस आप फिक्र क्यों करते हैं? गुरूर को हम हैं संभालने के लिए। मैं आज ही उसके आसपास गार्ड्स लगा देता हूँ, उसे कुछ भी नहीं होगा, और मैं पार्किंग एरिया का मैटर भी सॉर्ट आउट करवाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी विनय ने कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, कहीं ये सब वो तो नहीं करवा रहा है? जैसे ही उन्होंने ये कहा, नितिन के कदम अपनी जगह रुक गए और वो हैरानी के साथ पीछे के तरफ मुड़ने लगे। इधर दूसरी तरफ गुरूर फर्श से उठी और वो सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपना फ़ोन उठाया तो उस पर कियान का नाम शो कर रहा था। कियान के नाम को देखकर गुरूर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल पिक किया और बोली, थैंक गॉड कियान कि तुमने मुझे कॉल किया है। यू नो वॉट, मैं जब से इंडिया वापस आई हूँ मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं वापस इटली आ जाऊँ, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से मेरी लाइफ हेल हो गई है। तभी उधर से एक आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद इंडिया आ चुका हूँ। जैसे ही कियान ने ये कहा, गुरूर हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, वॉट? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? इसके जवाब में उधर से आवाज़ आई, नहीं, आज रात हम क्लब में मिलते हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये सुनकर गुरु ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, ओके और थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। अब मुझे यहाँ आने की खुशी महसूस हो रही है, वरना मैं 3 दिन में ही बोर हो गई थी। इसके बाद कॉल कट हुआ और गुरूर खुद को मिरर में देखते हुए प्यार से बोली, कियान मैंने सोच लिया है, मैं आज ही तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लोगे। ये कहते हुए उसने अपने पास से एक डायमंड रिंग निकाली। उस डायमंड रिंग को देखते हुए वो प्यार से बोली, ये रिंग मैंने पार्ट टाइम जॉब करके जो उस पैसे मिले थे उससे खरीदा है। ये कोई मेरे सो कॉल्ड डैड के पैसों की रिंग नहीं है, ये मेरे मेहनत की कमाई की रिंग है, जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देना चाहती हूँ, बिकॉज आई लव यू।
ये कहते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो उस रिंग को प्यार से देख रही थी। शाम का वक्त, क्लब एरिया। एक मर्सिडीज बेंज क्लब के बाहर आकर रुकी और गुरूर एक पिस्ता कलर के वन पीस में बाहर निकली। रेड कलर की हाई हील्स पर उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लग रही थी। आसपास आने जाने वाले लोग उसे ही घूर रहे थे, लेकिन गुरूर अपने ही घमंड में अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर जब वो में हाल में पहुंची तब उसकी नज़र काउंटर के पास गई। काउंटर पर मौजूद एक इंसान को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत उस इंसान की तरफ बढ़ी और पीछे से जाकर उसे हक कर ली। वही वो लड़का लगभग 22 से 23 साल का था और वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड और हैंडसम था। गुरूर के हक करने से उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो तुरंत पीछे मुड़ा और अब उसने गुरूर को टाइट हक कर लिया। गुरूर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, कियान, आई मिस यू सो मच। कियान उससे अलग होते हुए प्यार से बोला, आई मिस यू टू। तुम्हारे और जानवी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम दोनों से मिलने चला आया। जब कियान ने जानवी का जिक्र किया तो गुरूर के चेहरे के स्माइल गायब हो गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तो तुम यहाँ जानवी से भी मिलने आए हो, ना कि मुझसे। उसकी बात सुनकर कियान ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम दोनों से ही मिलने आया हूँ, लेकिन तुम जानवी के नाम लेने से इतनी अपसेट क्यों हो गई? क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनकर गुरूर अभी कुछ कहती उससे पहले ही उसे याद आया और वो तुरंत अपने मन में बोली, ओह नो, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती कि मैंने पहले ही वन स्टैंड कर लिया है, और अगर ये बात कियान को पता चली तो वो मुझे बहुत गलत लड़की समझेगा और वो शायद फिर मेरे प्यार को एक्सेप्ट भी ना करे, इसलिए पहले मैं उसे प्रपोज करूंगी, फिर जाकर इसके बारे में बताऊंगी। ये सोचते हुए उसने फिर गहरी सांस लेकर कहा, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, बस हमने एक सिली बात पर लड़ाई कर ली, चलो हम दोनों ड्रिंक करते हैं। कियान मुस्कुरा दिया और वो दोनों ड्रिंक करने लगे। ड्रिंक करते हुए गुरूर प्यार भरी नज़रों से कियान को ही देखे जा रही थी। तभी गुरु ने कहा, वाई से कियान, क्या तुम अब रिलेशनशिप में आना चाहते हो? ये सुनकर कियान आसपास देखते हुए ड्रिंक करते हुए बोला, अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी टाइप की कोई दिख नहीं रही। ये सुनकर गुरु ने मजाक में कहा, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे उसने ये कहा कियान गुरूर को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और फिर हंसते हुए बोला, काफ़ी अच्छा मजाक करती हो तुम। उसके मुंह से ये सुनकर गुरूर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन फिर उसने बात बदलते हुए कहा, वैसे तुम यहाँ कब तक रहने वाले हो? इसके जवाब में कियान ने कहा, मैं यहाँ 1 वीक के ट्रिप पर आया हूँ और फिर नेक्स्ट मंथ से मैं यहीं से डैड का बिजनेस संभाल लूँगा। ये सुनकर गुरूर ने एक्साइटेड होकर कहा, इसका मतलब तुम भी अब यही रहोगे, कितना मज़ा आएगा। कियान भी मुस्कुरा दिया और फिर तभी आवाज़ आई, हेलो गाइस, क्या मेरे बिना तुम दोनों एंजॉय कर पा रहे हो? उस आवाज़ को सुनते ही गुरूर के एक्सप्रेशन बदल गए, तो वही कियान के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो पीछे मुड़ा तो जानवी सामने स्माइल के साथ खड़ी थी। कियान जानवी को देखकर खुद ब खुद आगे बढ़ा और उसने जानवी को हक कर लिया। ये देखकर अचानक से गुरूर के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई, क्योंकि कियान उसे खुद से हक करने नहीं आया था, लेकिन उसने जानवी को आगे बढ़कर हक किया था। गुरूर ने जानवी को इग्नोर कर दिया और वो अपना ड्रिंक करने लगी। इधर जानवी ने कियान को धीरे से अलग करते हुए कान में कहा, कियान, क्या कर रहे हो ये तुम? अगर गुरूर को हमारे बारे में पता चला तो वो क्या सोचेगी? प्लीज़ थोड़ा दूर रहो मुझसे। ये सुनते ही जानवी का चेहरा लाल हो गया और वो तुरंत कियान को खुद से दूर करने लगी। तभी एक गुस्से भरी आवाज़ आई, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? गुरूर की आवाज़ से जानवी तुरंत हैरानी के साथ गुरूर को देखने लगी और वही कियान भी फिर गहरी सांस लेकर बोला, वैसे मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स इस वक्त यहाँ आ चुकी है और मैं तुम दोनों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट नाम सुनकर गुरूर ने फिर स्माइल के साथ कहा, कैसा गिफ्ट कियान? इसके जवाब में कियान ने अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर गुरूर और जानवी की तरफ कर दिया और बोला, तुम दोनों खुद ही देख लो। गिफ्ट पाकर गुरूर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, कियान, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हो। वही जानवी हिचकिचाते हुए बोली, गुरूर, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? गुरूर जानवी को इग्नोर करते हुए कियान से बोली, कियान, मैं इस पेंडेंट को वॉशरूम में पहन कर आती हूँ, तुम मेरा वेट करना। ये सुनकर कियान मुस्कुरा दिया और फिर गुरूर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम का एरिया कॉरिडोर से होते हुए जा रहा था और वहाँ इस वक्त काफ़ी अंधेरा था। गुरूर कियान के दिए पेंडेंट को प्यार से देख रही थी और वो अभी आगे बढ़ रही थी कि तभी किसी ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे अंधेरे में खींच लिया। गुरूर चौंक गई और तुरंत घबराते हुए सामने देखने लगी तो अंधेरे में से कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी आंखें उसे दिखाई दे रही थी। उन आंखों को देखकर गुरूर कुछ समझ नहीं पाए और उसने गुस्से के साथ कहा, हु द हेल आर यू? ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। लेकिन उस इंसान ने गुरूर को कमर से पकड़ा और उसके कान में गहरी आवाज में बोला, लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बेवकूफ़ों के जैसे खुद का फ़ायदा उठाने दे रही हो। बाय द वे, मुझे भी मौका मिलना चाहिए तुम्हारा फ़ायदा उठाने का, और ये मौका बस 6 दिन बाद मुझे मिलने वाला है। फिर से वही आवाज़ और वही धमकी पूरे होशो हवास में गुरूर सुनकर शौके हो गई और वो तुरंत उस इंसान के कॉलर को पकड़ने की कोशिश करने लगी।
लेकिन उस इंसान ने उसे तुरंत दीवार की तरफ सटा दिया और उसके कान में हंसते हुए धीरे से बोला, बहुत घमंड है तुम्हारे अंदर, इस घमंड को अपने जूते तले मैंने कुचल ना दिया तो। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और उसके गर्दन पर बाइट करते हुए उसे छोड़ दिया। गुरूर जो गर्दन पर दर्द महसूस कर रही थी वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो वहां से वो इंसान जा चुका था। गुरूर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा और क्या करने वाले हो? 6 दिन बाद मेरे सामने आओ, दम है तो। गुरूर माथुर कोई मामूली चीज़ नहीं है जिसे तुम अपनी कैद में कर सकोगे, तुम्हारी उम्र बीत जाएगी मुझे अपनी कैद में कैदी बनाने के लिए, समझे तुम? लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी बात सुनने के बाद गुरूर गुस्से से वापस क्लब के अंदर की तरफ जाने लगी। उसका पूरा मूड खराब हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर के तरफ से गुजरी उसे किसी के हंसने के और किस करने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ जानी पहचानी थी जिस वजह से गुरूर के कदम रुक गए। उसने कॉरिडोर के दूसरे तरफ अपनी नज़रें घुमाई, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 7 कॉरिडोर में। अब आगे। जैसे ही गुरूर ने कॉरिडोर में मौजूद कियान और जानवी को एक साथ देखा उसके होश उड़ गए और वो 2 कदम पीछे हो गई। उसकी आंखों के सामने इस वक्त कियान और जानवी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे और ये देखकर गुरूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, क्या इसका मतलब कियान और जानवी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? लगभग 5 मिनट तक वो उन्हें ऐसे ही देखती रही और फिर वो वहां से उनसे मुंह फेरते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन वो बाहर जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में कियान की आवाज़ गई, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है और मैं उसे गुरूर की वजह से तुमसे दूर नहीं रह सकता। वैसे भी मैंने उस बेवकूफ़ से कहा है कि मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ और शायद वो यही समझ रही होगी। मुझे तो हंसी आ रही है उसके ऊपर, वो इतने बड़े बाप की बेटी है पर फिर भी वो बहुत बेवकूफ़ है। गुरूर के कदम ये सब सुनकर ही अपनी जगह रुक गए और उसने अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कसकर बना ली। वो पीछे मुड़ी और कियान और जानवी को घूरने लगी। तभी जानवी ने भी हंसते हुए कहा, और तुम्हें पता है कल मैंने उसे बेवकूफ़ दोबारा से बना दिया। ये सुनकर कियान ने कहा, लेकिन कैसे? जानवी ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने उससे कहा कि वो अब अपने 19 में आ चुकी है तो उसे कूल बनने के लिए 1 नाइट स्टैंड करना चाहिए और वो बेवकूफ़ पता नहीं किस रोड छाप इंसान के साथ 1 नाइट स्टैंड कर चुकी है। और दूसरे दिन मैंने उसे उसकी सच्चाई बता दी और इसीलिए वो मुझसे बात नहीं कर रही है, पर मैंने भी उसके सामने झूठे आंसू बहाए हैं और मुझे लगता है वो पिघल भी जाएगी। तभी कियान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, जानवी तुम्हें पता है ना उससे हमें बहुत फ़ायदा है, उसका बाप कितना अमीर है और अगर वो हमसे इस तरह नाराज़ हुई तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी आगे के लिए, इसलिए तुम जल्द से जल्द उसे सॉरी बोल दो और उसे अपने जाल में वापस फंसाने की कोशिश करो जिससे कि हम दोनों। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। अभी वो दोनों ये कह ही रहे थे कि गुरूर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया, बहुत फ़ायदा उठा लिया तुम दोनों ने मिलकर मेरा। जैसे ही कियान और जानवी के कानों में गुरूर की आवाज़ गई वो दोनों पसीने से लथपथ हो गए और तुरंत घबराते हुए पीछे देखने लगे। गुरूर अपने हाथों की मुट्ठियां बंद किया, वो गुस्से के साथ खड़ी थी। गुरूर को वहां देखते ही कियान और जानवी हक्के बक्के रह गए और वही गुरूर गुस्से के साथ उनके तरफ बढ़ी। वो उन दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों को क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूं कि तुम दोनों की जाल में फंस जाऊंगी? तभी जानवी ने हकलाते हुए कहा, गुरूर तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी गुरूर गुस्से से अपने हाथ दिखाते हुए बोली, बस करो जानवी, आज तुमने मेरा दिल बुरी तरह से तोड़ दिया है। मैंने कुछ देर पहले सोच लिया था कि मैं खुद तुमसे पैचअप कर लूंगी, लेकिन अच्छा हुआ मैंने तुमसे पैचअप नहीं किया, वरना तुम्हारी ऐसी सच्चाई मुझे कैसे देखने को मिलती। मेरा दिल तुम दोनों ने मिलकर तोड़ दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड के पैसों के लिए। क्या तुम दोनों के लिए फीलिंग्स मायने नहीं रखती? क्या मैंने तुम दोनों से दोस्ती निभाने में कोई कमी की थी? जो सिर्फ पैसों के लिए तुम दोनों ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ये कहते हुए गुरूर के होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों के कोने भी लाल हो गए थे। जानवी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और वो धीरे से बोली, गुरूर मुझे माफ़ कर दो, सच में हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तभी कियान भी आगे आते हुए बोला, हाँ गुरूर, हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं और हमने कभी तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। तभी गुरूर कियान को खुद से दूर धक्का देते हुए हंसकर बोली, अच्छा तो अभी तुम दोनों जो बात कर रहे थे क्या वो भी झूठ है? क्या अभी मैंने कुछ देर पहले अपने कानों से जो सुना क्या वो झूठा था? क्या तुम दोनों ने ये नहीं कहा कि तुम दोनों सिर्फ मेरे डैड के पैसों की वजह से मुझसे दोस्ती किए हो? ये सुनकर अब कियान और जानवी दोनों ही चुप हो गए। तभी गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, जानवी कियान, मैं तुम दोनों से अब कभी जिंदगी में मतलब नहीं रखूंगी, तुम दोनों से नफरत हो रही है मुझे। तुम दोनों एक नंबर के घटिया इंसान हो जो गुरूर माथुर की दोस्ती डिजर्व नहीं करते। ये कहकर वो वहां से गुस्से से जाने लगी। लेकिन तभी जानवी की एक तीखी आवाज आई, तुम होती कौन हो हमसे दोस्ती करने वाली? दोस्ती तो हम तोड़ेंगे तुमसे, क्योंकि तुम जैसे गिरी हुई और घटिया लड़की के साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे जो किसी गैर के साथ रात बिताकर आई हो। गुरूर के कदम ये सुनकर रुक गए और उसे धक्का सा लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जानवी, जिसने खुद उसे पहले अपने जाल में फंसाया और फिर वो इस बात को लेकर उसे इस तरह बोलेगी।
वो पीछे मुड़ी और गुरूर कियान को घिन भरी नज़रों से देखने लगी। तभी कियान ने जानवी के हाथ को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जानवी गुस्से से कियान के हाथ को छुड़ाते हुए बोली, कियान बस करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, इसमें इतना छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अच्छे से जानती हूँ ये गुरूर तुम पर लाइन मारने की कोशिश करती है। इसे लगता है कि तुम इसके जाल में फंस जाओगे, लेकिन मैं इसे आज बता देता हूँ कि मैं और कियान कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और तुम तो हमें बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाओगे। ये कहकर उसने कियान के हाथ को पकड़ लिया। गुरूर की नज़र कियान और जानवी के पकड़े हुए हाथों पर गई। उसे देखकर गुरूर के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा जानवी कि मैं उनको पसंद करती थी और आज मैं उसे प्रपोज भी करने वाली थी। ये कहकर उसने अपने हाथों में पकड़े हुए उसे डायमंड रिंग को दिखाया। ये देखकर जानवी और कियान दोनों की आंखों में चमक आ गई। लेकिन तभी गुरूर ने उस रिंग को अपने हाथों की मुट्ठी में कसकर बंद करते हुए कहा, पर शायद भगवान मेरे साथ इतना भी गलत नहीं करेगा जो मैं कियान जैसे घटिया लड़के पर अपने पैसे वेस्ट करूं। हालांकि मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि कियान एक ऐसा इंसान था जिससे मैंने जिंदगी में अपने पहली बार प्यार किया था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि अपने प्यार के इजहार करने से पहले ही मुझे तुम दोनों की सच्चाई पता चल गई। जितना तकलीफ आज तुम दोनों ने दिया है, इसका बदला तो मैं तुम दोनों से चाहकर भी नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और तुम दोनों आगे चलकर इस चीज़ का जरूर मुझे ब्लैकमेल करोगे कि मैंने किसी गैर के साथ रात बिताई है। इसलिए आज तुम दोनों जीत गए हो, जाकर अपने जीत का जश्न मनाओ। ये कहकर वो वहां से रोते हुए बाहर निकल गई और वही जानवी कियान उसे जाते हुए देखते रह गए। उसके जाने के बाद जानवी कियान की तरफ मुड़ते हुए बोली, कियान तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो गुरूर वैसे भी अपने बाप से नफरत करती है और उसका बाप भी उसे प्यार नहीं करता। वो हर वक्त उसे डांटता रहता है और ज़बरदस्ती काम करवाता है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक गुरूर अपने डैड के पास रहेगी। वो मुझसे कह रही थी कि वो भाग जाएगी, इसलिए अब हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें एक दूसरे के साथ खुलकर रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। लेकिन तभी कियान ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि उसने वो रात किसके साथ बिताई थी? ये सुनकर जानवी ने भी कुछ सोचकर कहा, नहीं, उसने मुझे इस बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि वो कोई मामूली इंसान था जिसके साथ उसने रात बिताई थी, क्योंकि वो बहुत परेशान भी थी और उसे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है कि इस बारे में उसके डैड को पता ना चल जाए और हम इसी बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। कियान बोला, यू आर राइट, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि हमारे पास उसका सच है और हम जब तक मर्जी चाहे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कहते हुए उन दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इधर गुरूर हल्की बारिश में बेसुध हालत में रोड पर चले जा रही थी। ऊपर बारिश हो रही थी और नीचे गुरूर की आंखों से बारिश हो रही थी। उसके जहन में कियान और जानवी की किस करते हुए इमेज बार बार आ रही थी और उनकी कड़वी बातें उसके कानों में घूम रही थी। आखिर में वो अब और कदम नहीं चल पाई। वो वही रोड पर ही घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। इस वक्त वो पूरी तरह अंदर और बाहर दोनों तरीके से टूट चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, पहले मेरी मॉम मुझसे दूर हुई तो मुझे लगा मेरी डैड मुझे संभाल लेंगे, लेकिन डैड ने भी अपने असली रंग दिखा दिए। मॉम के जाने के बाद फिर मुझे लगा मेरे पास दो ऐसे दोस्त हैं जो मुझे हर सिचुएशन पर संभालेंगे और वो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आखिर में उन दोनों ने भी अपना रंग दिखा दिया। अब मेरे पास मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं बचा। मैं पूरी तरह अकेली हो चुकी हूँ। मुझे आज अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा है। आखिर क्यों? क्या मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है? क्या मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं कर सकती? क्यों मैं विनय माथुर की बेटी बनी? क्यों मुझे इतना अमीर बनाया कि लोग मेरे दिल से नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करने के लिए मेरे पास आते हैं? नहीं बनना मुझे विनय माथुर की बेटी, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आम लड़की बनना है। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। इस वक्त उसे जिस तरह तकलीफ हो रही थी उसे संभालना नामुमकिन लग रहा था। बारिश भी अब जोरों से होने लगी और गुरूर वहीं रोते रोते रोड पर ही कुछ ही पल में बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं एक दूर के पेड़ के पास एक मास्क में इंसान खड़ा था जो गुरूर को अपनी काली गहरी आंखों से रोड पर बेहोश पड़े देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो बस दूर से ही गुरूर को घूरे जा रहा था। उसके आंखों में एक शैतानी थी। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे आगे वो होगा तुम्हारे साथ जिसकी तुमने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की होगी, सिंड्रेला। इसी के साथ उस इंसान की शैतानी हंसी उसे पूरे जंगल एरिया में गूंज उठी। 4 दिन बाद गुरूर बेड पर बैठी अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और विनय माथुर अंदर आते हुए बोले, कितने दिन तक डिप्रेशन में रहने का प्लान है तुम्हारा? गुरूर बिना उनके तरफ देख सख्त आवाज़ में बोली, जब तक मर नहीं जाती। ये सुनते ही विनय माथुर अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए बोले, गुरूर आखिर तुम्हें हुआ क्या है? 4 दिन हो गए तुम ना तो कमरे से बाहर निकल रही हो और ना ही ऑफिस में अपना काम संभाल रही हो। तुम्हें पता है ना 3 दिन बाद ही हमारी मीटिंग है और अभी तुमने अपना काम भी पूरा नहीं किया है। अगर तुम्हें इसी तरह कमरे में बंद होकर रहना था तो पहले ही मुझे बता देती। गुरूर अब गुस्से से अपना फ़ोन पटकते हुए बोली, डैड क्या मैं आपकी कोई दुश्मन हूँ? विनय माथुर गहरी सांस लेकर बोले, गुरूर आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
तुम मुझे क्यों अपना दुश्मन समझती हो? गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, जब मैं आपको कह दिया कि मैं अभी कहीं बाहर नहीं जाऊंगी तो आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? रख लीजिए कोई दूसरा ट्रांसलेटर अपनी कंपनी में, मुझसे नहीं होगा आपका वो काम, मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हो अकेले रहना है। तभी विनय गुस्से से उस पर चिल्लाते, उससे पहले उन्हें नितिन की एक बात याद आई, उसे याद करते ही उन्होंने खुद को नॉर्मल किया। वो उसके पास बैठकर प्यार से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोले, गुरूर मुझे साफ साफ बताओ आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्यों तुम 4 दिन से खुद को कमरे में बंद किए हुए हो? देखो बेटा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो और ज़्यादा नफरत भी करने लगी हो, लेकिन तुम यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। उनकी ये बात सुनकर गुरूर अब कुछ शांत हुई और उनकी आंखों में ध्यान से देखते हुए बोली, डैड मुझे सुसाइड करना है। उसके मुंह से सुसाइड शब्द सुनते ही विनय बिल्कुल शॉक्ड हो गए और दूसरे पल वो गुस्से से अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, मुझे अफसोस होता है उस दिन का जिस दिन तुम पैदा हुई थी। अगर मुझे पता होता तुम आगे चलकर इतनी बदतमीज निकलोगी तो मैं उसी दिन तुम्हारा गला दबा देता, कम से कम आज मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता। गुरूर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उनसे मुंह फेरते हुए कहा, आप अपने ऑफिस जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसकी ये बात सुनकर विनय ने हैरानी के साथ कहा, लेकिन अचानक से क्यों? अभी तक तो तुम कमरे से बाहर भी नहीं निकलना चाहती थी। गुरूर अब चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि मुझे अपनी औकात पता है, मैं बिना विनय माथुर के कुछ भी नहीं हूं और जब तक विनय माथुर का नाम मेरे वजूद से जुड़ा है तब तक मुझे उनके हाथों की कठपुतली बनकर ही काम करना होगा, इसलिए प्लीज सर आप जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से उठी और सीधे वॉशरूम में चले गई। उसके मुंह से ये बात सुनकर अचानक से विनय माथुर की आंखें नम हो गई। वो अपना सिर ऊपर उठाते हुए गहरी सांस लेकर बोले, प्रतिमा काश तुम यहाँ होती, मुझे लगता है मैं तुम्हारी बेटी को संभाल नहीं पा रहा हूँ, काश तुम ना सही कोई ऐसा होता जो उसे संभाल पाता, क्योंकि अब मेरी सहनशक्ति जवाब दे रही है। ये कहते हुए वो वहां से बाहर चले गए। कुछ घंटे बाद माथुर ग्रुप गुरूर के केबिन में। गुरूर इस वक्त अपने फाइल्स में लगातार कुछ चेकआउट कर रही थी, तभी दरवाजा नॉक हुआ। गुरूर ने कहा, कम इन। तभी वो इंसान अंदर आया। गुरूर जो अपने फाइल में देख रही थी किसी और को महसूस करके उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी नज़रें सीधे मिस्टर वी की काली गहरी नज़रों से मिली। वो बिल्कुल खामोशी के साथ उसे देख रहा था और वही गुरूर ने जब उसकी नज़रों को देखा तो अचानक से वो नज़र जानी पहचानी लगी। दूसरे ही पल वो गुस्से से अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, तो क्या वो इंसान तुम थे? ये सुनकर वी ने अपने हाथों में पड़ी फाइल को टेबल पर रखा और बिना भाव के बोला, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको फाइल देने आया था, आप इसे चेक कर लीजिए। गुरूर ने खुद को कंट्रोल किया और बोली, क्या हो गया मुझे? ये वो कैसे हो सकता है? वो तो कुछ अलग ही था, मुझे लगता है मुझे कुछ दिन और डिप्रेशन की मेडिसिन्स लेनी चाहिए। ये कहते हुए वो वापस अपनी जगह पर बैठकर फाइल चेक करने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि वी अभी भी खड़ा उसे घूर रहा था। ये महसूस कर गुरूर ने अपनी नज़र उठाए और वो वी को घूरते हुए बोली, तुम मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो? वी अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मुझे ये फाइल अगले 5 मिनट में चाहिए। ये सुनकर गुरूर बोली, यहाँ मालिक मैं हूँ तुम्हारी, तुम नौकर हो मेरे, लेकिन ऑर्डर तुम देते हो मुझे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जब मेरा मन होगा तब मैं चेक करके वापस दूंगी। वी अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बनाया और बिना कुछ के वहाँ से बाहर चला गया। गुरूर गहरी सांस लेकर बोली, ये इंसान जब जब मेरे सामने आता है तब तब मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की वॉट लग जाती है। ये ऐसे शो ऑफ करता है जैसे कि दुनिया का सबसे महान इंसान है, जबकि ये मेरे आगे कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए वो बड़बड़ा रही थी और वापस अपना फाइल चेक करने लगी। कुछ देर बाद वी वापस केबिन के अंदर आया और गुरूर उसके सामने फाइल रखते हुए बोला, मैंने इसे चेक कर दिया है, तुम इसे क्रॉस चेक करके मिस्टर माथुर को दे दो। वी गौर से गुरूर को देखते हुए बोला, क्या आप इसे खुद अपने डैड को नहीं दे सकती? उसके मुंह से डैड सुनकर गुरूर ने गुस्से से कहा, ये ऑफिस है, ये ज़्यादा रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो और तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही करो। फिर वो फाइल लेकर वहां से जाने लगा। तभी गुरूर के दिमाग में कुछ आया और वो वी को पीछे से टोकते हुए बोली, तुम उस रात का जिक्र हो भूल से भी मेरे डैड के सामने मत करना कि हम दोनों ने पहले एक दूसरे के साथ रात बिता ली है। ये सुनते ही वी के कदम रुक गए और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई जो गुरूर देख नहीं पाई थी। अंडरस्को हाउस दैट कमेंट में बताना। अंडरस्को आज मैं तुम्हारी बाहों में समाकर खुद को पूरी करना चाहती हूँ, अपनी आगोश में मुझे ले लो। ये कहते हुए अमानत ने उस अनजान शख्स को अपनी बाहों में खींचा और वही वो शख्स उसे शैतानी तरीके से देखते हुए बोला, मुझे वजन लड़कियां पसंद है, पर शायद तुम वजन नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। उस शख्स ने अमानत को अपनी आगोश में समा लिया। अमानत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी वक्त उस इंसान ने अमानत के चेहरे को देखा और दूसरे ही पल सर्द आवाज में कहा, क्या तुम वजन हो? अमानत ने नशे की हालत में दर्द के साथ कहा, हाँ मैं वजन हूँ। उस शख्स ने अब डेविल स्माइल के साथ कहा, शादी के 3 साल बाद भी तुम वजन हो?
यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब तुम विध्वंस धनराज की से चाहकर भी अपने साय को अलग नहीं कर पाओगी। कॉज आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरी हो। चैट गेट लॉस्ट। अब आगे। वी के कदम चलते हुए अपनी जगह रुक गए और वही गुरूर ने हिचकिचाते हुए कहा, देखो मुझे तुमसे उस रात के बारे में बात करनी है। वी अब उसके तरफ मुड़ा और उसे घूरते हुए बोला, आप किस रात के बारे में बात कर रही है मैम? ये सुनकर गुरूर ने अब चिढ़कर कहा, ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मैं 1 हफ्ते पहले की रात के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखो, मैं तुमसे पहले ही बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी और आगे चलकर तुम इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाओगे और ना ही इसके बारे में मेरे डैड से कुछ भी कहो। ये सुनकर वी कुछ देर तक गुरूर को घूरा और फिर बोला, आप मुझसे क्या चाहती हैं? गुरूर ने चिढ़कर कहा, मैं बस इतना ही तुमसे चाहती हूँ कि तुम मेरे डैड को हमारे बारे में जो कुछ भी हुआ वो सब पता नहीं चलने दोगे और हम जैसे यहाँ नॉर्मल एक दूसरे से अनजान होकर रहते हैं इस तरह आगे भी रहेंगे। समझे तुम? ये सुनकर वी ने बिना किसी भाव के कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं गुरूर उसे जाते देख चिढ़कर बोली, ये मुझे इतना अजीब क्यों लगता है? मुझे काफ़ी सस्पाइसियस भी लगता है। ये ऐसी बातें करता है जैसे इस सब कुछ पता हो, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेव करने लगता है। मुझे एक बार इसके बारे में पता करना होगा। ये सोचते हुए वो अब अपना फ़ोन उठाए। अब तक शाम हो चुकी थी और गुरूर अपने फ़ोन को लेकर केबिन से बाहर निकली। वो बाहर की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नज़र वी के डेस्क की तरफ गई। वी को देख उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। वो उसके पास पहुंचती कि उसी वक्त वी ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। ये देख गुरूर ने कहा, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुमने अपना लैपटॉप क्यों बंद कर दिया है? वी ने अपना लैपटॉप बैग में रखते हुए बिना भाव के कहा, ऑफिस आवर खत्म हो गया है, इसलिए मैं अब घर जा रहा हूँ। गुरूर को वी का बिहेवियर कुछ स्ट्रेंज लगा और वो वी को घूरते हुए बोली, तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो। ये सुनकर वी ने अपनी नज़र उठाई और वो गुरूर को घूरने लगा। उसके घूरने से गुरूर ने चिढ़ते हुए कहा, ये जो तुम्हारी आंखें हैं इसे तुम हमेशा मेरे आगे नीचे ही रखा करो, मुझे पसंद नहीं जब तुम मुझे ऐसे घूरते हो। वी ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाए और अपनी नज़रें नीचे करते हुए बोला, आई एम सॉरी मैम। ये कहकर उसने अपना बैग लिया और वहां से बाहर जाने लगा। गुरूर अपने दांत पीसने लगी। उसे पसंद नहीं था जब कोई उसे अवॉइड करे और वी उसे अवॉइड कर रहा था। वो खुद से बोली, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। ये सोचते हुए वो बाहर निकल गई। कुछ देर बाद गुरूर अपनी कार लेकर ऑफिस बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। वो रोड के दूसरे साइड खड़े वी को आवाज़ लगाते हुए बोली, बारिश का मौसम हो गया है, तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, मेरे कार में आ जाओ। इस आवाज़ को सुन वी गुरूर की तरफ देखा और बोला, इट्स ओके मैम, मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, मैं चला जाऊंगा। गुरूर अपने गॉगल्स नीचे उतारते हुए गुस्से से बोली, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, चुपचाप कार में आओ। वी गुरूर को घूरने लगा और फिर आखिर में वो कार में आया। गुरूर वी को ध्यान से देखते हुए बोली, तुम्हारी एज क्या है? उसकी ये बात सुन वी अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। इसके जवाब में गुरूर में चिढ़कर कहा, मैंने तुमसे मैथमेटिक्स के सवाल नहीं पूछ लिए जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, तुम्हारी एज क्या है? वी अब सामने की ओर देखते हुए बोला, 27 साल। 27 साल। ये सुनते ही गुरूर के एक्सप्रेशन बदल गए और वो हैरानी के साथ बोली, तुम 27 साल के हो और तुम इस कंपनी में एक एम्प्लॉय का काम करते हो। जब तुम्हारे पास इतना अच्छा ट्रांसलेटर टैलेंट है तो तुम आउट ऑफ इंडिया में नौकरी क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? तुम मेरे डैड की इस कंपनी में क्यों अपना पूरा वक्त खराब कर रहे हो? ये सुनकर वी ने बिना भाव के कहा, मुझे आपके डैड का नेचर पसंद है, वो जिस तरह एम्प्लॉयज के साथ बॉन्ड बनाकर रखते हैं उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, इसलिए मैं यहाँ सालों तक काम करना चाहता हूँ। गुरूर उसे देखते हुए मन ही मन बोली, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो होने वाला है, शायद वो हमारे लिए ही बुरा होगा। ये कहते हुए उसने फिर अपना दिमाग झटका और बोली, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देती हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास खुद की कार तो होगी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। उसे सुन वी ने उसे ध्यान से देखा और फिर बिना जवाब दिए ही सामने देखने लगा। गुरूर ड्राइव करने लगी। बाहर बारिश शुरू हो गई। बारिश देखते ही गुरूर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कार को साइड में रोक दिया। ये देख वी ने कहा, व्हाट हैपन्ड मैम? गुरूर कार से बाहर निकलते हुए बोली, मैं बारिश में भीगने जा रही हूँ। इसके बारे में डैड से मत बताना क्योंकि बहुत कम ही मौका मिलता है मुझे बारिश में भीगने का। ये कहकर वो तुरंत घर से बाहर निकल गई। वही वी ने ये देख अपने होंठ भींच लिए और आवाज़ लगाते हुए बोला, मैम आपको फीवर हो जाएगा, प्लीज़ कार में आइए।
मुझे घर भी जल्दी जाना है। आई एम गेटिंग लेट। लेकिन गुरूर उस छम छम हो रही बारिश के नीचे भीगे जा रही थी। उसने वी के बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर बारिश के नीचे खड़ी गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, पूरे 4 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। लेकिन बारिश की ठंडी बूंदों को महसूस करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। जिंदगी तो अभी शुरू हुई है और अब मैं जिंदगी के असली स्टेज पर आई हूँ, जहाँ मुझे अच्छे बुरे की पहचान होगी और जहाँ मुझे लाइफ लेसन सिखाएगा और इससे मुझे डरकर सुसाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये कहते हुए उसने सुकून भरी सांस ली और वो उस बारिश में भीगने लगी। वो एरिया सुनसान था, इसलिए वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आ जा रही थी और गुरूर भीगे जा रही थी। लेकिन तभी किसी ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। ये देखकर गुरूर चौंक गई और तुरंत सामने देखने लगी। वी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। ये देखकर गुरूर गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की। वी उसे हाथ पकड़ अंदर की तरफ ले जाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, लेकिन आपका इस तरह बारिश में भीग सेफ नहीं है। ये सुनकर गुरूर अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले। मुझे पता है मेरे लिए क्या सेफ है और क्या डेंजर है। तुम जाकर चुपचाप कार में बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ। ये कहकर वो अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन वी उसके हाथ को नहीं छोड़ रहा था। ये देख गुरूर अब गुस्से से बोली, देखो अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल सकती हूँ, इसलिए मेरे साथ बदतमीजी करने की सोचना भी मत। वी ये सुनकर अब दांत भींचते हुए उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में गुस्से को देख गुरूर ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्से से देखने की। क्या तुम भूल गए हो तुम हो कौन। तुम एक फटीचा एम्प्लॉय हो, इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तो तुम्हें अब कोई लिफ्ट भी नहीं दूंगी। ये कहकर उसने गुस्से से वी के हाथ को झटक दिया और वो वापस भीगने लगी। वी पूरा भीग चुका था और वो उसी तरह बारिश में गुरूर को देखे जा रहा था। कुछ देर भीगने के बाद गुरूर आखिर में पीछे मुड़ी और वो अब भी वी को वहीं खड़े देख हैरान हो गई। वो हैरानी से बोली, क्या तुम अभी तक गए नहीं। वी अपने माथे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, मैं आपका वेट कर रहा था मैम। एक सेकंड के लिए गुरूर का दिल धड़कने लगा। वी को इस तरह वाइट गीले शर्ट में देख वी की लंबी चौड़ी मस्कुलर बॉडी पर वो शर्ट चिपक गई थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग और बोल्ड नजर आ रही थी। उसे देख गुरूर के जहन में उस रात का ख्याल आने लगा। उसने वी को हर एक जगह टच करके महसूस किया था और वो जानती थी कि वी हद से ज़्यादा स्ट्रांग था। गुरूर का चेहरा हल्का हल्का लाल होने लगा और उसने तुरंत चिढ़कर कहा, तुम मेरे सामने ये बॉडी का शो ऑफ करना बंद करो। ये सुनकर वी ने एक नज़र अपने बॉडी की तरफ घूरा और फिर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई जिसे गुरूर देख नहीं पाए। वही वो गुरूर की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैम अब बारिश भी बंद हो गई है, क्या अब आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर सकती हैं। ये सुन गुरूर खींचते हुए बोली, इस इंसान ने मुझे समझ के रखा है, ये मेरे सभी बातों को इग्नोर कर देता है। पता नहीं किस चीज़ का घमंड है इसके अंदर। वो अपने पैर पटकते हुए वापस कार में आई। वी अब तक कार में बैठ गया था, लेकिन जैसे ही गुरूर ने कार स्टार्ट की उसे छींके के आने लगी। तभी वी उसके करीब आया और उसके चेहरे से गीले बालों को साइड करते हुए अपनी गहरी आवाज़ में बोला, मैंने आपसे पहले ही कहा था आप इस तरह बारिश में भीगेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। ये कहते हुए वो उसके गीले बालों को उसके चेहरे से साइड कर रहा था और इस बीच गुरूर उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गई थी। गुरूर का चेहरा वी के चेहरे के काफ़ी ज़्यादा करीब था और उसका दिल भी अचानक से धड़कने लगा। वो वी को काफ़ी नज़दीक से देखने लगी। वी के चेहरे को गौर से देखते हुए गुरूर ने मन में कहा, ये इंसान नज़दीक से तो और भी ज़्यादा हैंडसम लगता है। मुझे क्या हो रहा है, मैं इसके हर एक बॉडी एंगल को इतना एडमायर क्यों कर रही हूँ। नहीं, मुझे इतना इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये मेरे टाइप का नहीं है। यहाँ तक कि इसका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। मुझे नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए इतना फील करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मुझे मेरे वीवी को ढूंढना है, जो मुझे बिना मिले ही इतना एक्साइट कर दिया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे मिलना है और एक वही है जो मेरे टाइप का है। ये सोचते हुए उसने वी को खुद से दूर धक्का दे दिया और गुस्से से बोली, तुम दूर रहकर भी मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे ज़्यादा चिपकने की कोशिश मत करो, समझे तुम। वी उसे ध्यान से देखने लगा और फिर वापस अपनी जगह बैठते हुए बोला, इट्स ओके मैम, आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए। गुरूर ने अब उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो चीखते हुए ही कार ड्राइव करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद एक अपार्टमेंट से थोड़ी दूरी पर वी ने कहा, आगे जाकर ही मेरा अपार्टमेंट है, आप मुझे यही ड्रॉप कर दीजिए। ये सुनकर गुरूर ने एक नज़र उस एरिया को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, तुम इतने लो एंड चीप एरिया में रहते हो। उसे मुंह बनाते देख वी कुछ सेकंड तक वहीं बैठ रहा और फिर बिना कुछ कहे कार से बाहर जाने लगा। तभी गुरूर भी उसके पीछे पीछे बाहर निकली और उसके पीछे जाते हुए बोली, पहली बार तुम्हारी बॉस तुम्हारे घर आई है
क्या तुम उसे कॉफ़ी पर इनवाइट नहीं करोगे? ये कहकर एक बार फिर से वो चीखने लगी। वी के कदम रुक गए और वो गुरूर को एकटक देखते हुए बोला, 15 मिनट की दूरी पर ही आपका घर है। आप अपने घर जाकर चेंज कर लीजिए, वरना आपको फीवर आ जाएगा। गुरूर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, तो तुमने अपने घर से मेरे घर के बीच का डिस्टेंस भी अच्छे से पता लगा रखा है। मुझे तुम पर शक हो रहा है। तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। इसके जवाब में वी ने एक नज़र चारों तरफ घुमाई। वहाँ मौजूद कुछ लोग गुरूर को आते जाते घूर रहे थे। ये देख वी के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। वो आगे बढ़ा और गुरूर की कलाई को पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, आप मेरे घर चल सकती हैं। ये कह वो उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत किया और लेकर अंदर की तरफ जाने लगा। अचानक से उसकी एक्सप्रेशन को बदलते देख गुरूर को कुछ समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हें दौरे पड़ते हैं? तुम भी अजीब बिहेव करते हो और फिर कभी कुछ भी अलग करते हो। मुझे तुम्हारा करैक्टर समझ नहीं आ रहा है। आखिर तुम हो कौन? वी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे लेकर सीधे अपार्टमेंट के बाहर आया। उसने अपार्टमेंट का डोर ओपन किया और गुरूर को अंदर ले जाकर उसके हाथ को छोड़ दिया। गुरूर अंदर आई तो वो चारों तरफ अपने नज़र घुमाई। वो अपार्टमेंट काफ़ी छोटा था। उसे देख गुरूर वी की तरफ देखते हुए तरस भरी आवाज़ में बोली, यू नो वॉट, गरीबी इंसान का सबसे बड़ा दुख होता है। ऐसा मेरे डैड बोलते हैं और आज तुम्हें इतने छोटे से घर में रहते हुए देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। तुम्हारे इस अपार्टमेंट से बड़ा तो मेरा वॉशरूम है। कभी तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असलियत में स्टैंडर्ड क्या होता है। गुरूर की बातों में घमंड झलक रहा था। वी उसकी ये सारी बातें खामोशी से सुन रहा था और फिर उसकी नज़र गुरूर के बॉडी पर गई। गुरूर के कपड़े गीले हो गए थे। वी की नज़रें टेंस हो गई। तभी गुरूर को एहसास हुआ कि वी उसे घूरे जा रहा है। दूसरे पल उसने तुरंत खुद के हाथ को अपनी बॉडी पर रखा। वो गुस्से से बोली, यू शैमलेस, तुम एक नंबर के बेशर्म इंसान हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेहमान को घर में ले आने के बाद ऐसे घूरते हो। भूलो मत, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और मुझे इस तरह देखने की सज़ा तुम्हारे लिए बहुत बुरी हो सकती है। वी ने ये सुन अपनी नज़रें उससे हटा ली और बिना किसी भाव के बोला, आप उस रूम में जाकर चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। ये कहकर वो किचन के तरफ बढ़ गया। वहीं गुरूर अपनी नज़र चारों तरफ घुमाते हुए बोली, अब यहाँ मैं आई हूँ तो कुछ ना कुछ पता लगा कर ही जाऊंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो एक स्माइल के साथ सीधे अंदर रूम की तरफ बढ़ गई। वो रूम में आई और उस रूम को अपनी शक की नज़रों से देखने लगी। उसने वहाँ के बुक शेल्फ की तरफ अपने कदम बढ़ाया और वहाँ मौजूद ट्रॉफीज को देखने लगी। उन ट्रॉफी को देखते हुए गुरूर ने कहा, ये इंसान काफ़ी एजुकेटेड लगता है, लेकिन मुझे इस पर शक है और जब तक मेरा वो शक दूर नहीं हो जाता तब तक। ये कहते कहते वो रुकी और फिर उन बुक शेल्फ में कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, मैंने उसके लैपटॉप को बंद होते वक्त एक अल्फ़ा पीडीएफ नाम कुछ देखा था और वो पीडीएफ काफ़ी हाई लेवल पर यूज़ किया जाता है और ये भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। फिर उसके पास वो पीडीएफ कैसे आ सकता है? अधिकतर नितिन अंकल और डैड को काम करते वक्त मैंने इसके बारे में सुन रखा है। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ये कहते हुए वो चारों तरफ कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र एक फ़ाइल पर गई। उसने उस फाइल को उठाया और उस फाइल को पलट कर देखने लगी और तभी उसकी नज़र उस फाइल में मौजूद एक अल्फ़ा पीडीएफ से रिलेटेड आर्टिकल पर गई। वो अभी उस आर्टिकल को पूरा ध्यान से पढ़ पाती, उससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़ा और उसे सीधे बुक से लगा दिया। गुरूर के हाथ से वो फाइल छूटकर नीचे गिर गई और वो तुरंत घबराते हुए सामने देखने लगी और सामने मौजूद इंसान को देखकर वो एक पल के लिए सहम गई। _9 टैलेंटेड। अब आगे। गुरूर एक पल के लिए अपने सामने खड़े वी को देखकर चौंक गई और वही वी ने उसे बुकशेल्फ से टिका दिया और उसकी आंखों में गौर से देखते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? गुरूर ने बात संभालते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारी ट्रॉफी देख रही थी, तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लगते हो, कहीं ये ट्रॉफी तुमने खरीदी तो नहीं है, शो ऑफ के लिए? ये कहकर वो वापस से उन ट्रॉफी की तरफ अपनी नज़रें घुमाने लगी, हालांकि अभी उसकी नज़रें उस ब्लू फाइल पर ही टिकी हुई थी। वही वी उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा था और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई। उसने उस फाइल को अपने हाथों में उठाया और गुरूर को ध्यान से देखते हुए बोला, तो आप यहाँ मेरे ट्रॉफीज को देख रही थी, राइट? इसके जवाब में गुरूर ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं तो वही देख रही थी। उसने फिर वी को खुद से दूर किया और बोली, तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना रहे थे ना? क्या कॉफ़ी बन गई? वी उससे दूर हुआ और उसे ध्यान से देखते हुए बोला, येस मैम, काफ़ी रेडी हो गई है, आप चेंज कर लीजिए। ये कहकर वो उस फाइल को लेकर बाहर जाने लगा। गुरूर उसके हाथ में उस फाइल को देखकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए खुद से बोली, कुछ तो सस्पिशियस है और ये इंसान कुछ तो ऐसा कर रहा है जो बहुत गलत है और अब तो मुझे इस पर पूरा शक हो गया है। लेकिन ये फाइल काश मुझे मिल जाए तो मेरा शक दूर हो जाए, लेकिन पता नहीं ये फाइल मुझे मिलेगी भी या नहीं। उसकी नज़रें अभी भी उस फाइल पर बनी हुई थी, लेकिन अब वी वहाँ से बाहर जा चुका था।
उसके जाने के बाद गुरूर ने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड मैं बच गई, वरना अगर गलती से भी इसे पता चलता तो ये पता नहीं क्या सोचता मेरे बारे में। ये कहते हुए वो फिर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वापस हॉल में आई तो उसकी नज़र सोफे पर बैठे वी पर गई जो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसे देखते हुए उसने एक नज़र विंडो के बाहर देखा तो रात हो गई थी और बारिश भी अब रुक गई थी, जिसे देखकर उसने कहा, आई थिंक मुझे अब घर जाना चाहिए। ये सुनकर वी ने उसके तरफ अपनी नज़रें घुमाया और बोला, मैं आपको वहां तक ड्रॉप कर देता हूँ। इसके जवाब में गुरूर ने कहा, नो थैंक्स। ये कहते हुए वो वहां से बाहर जाने लगी। उसे जाते देख वी उसे पीछे से टोकते हुए बोला, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ, आप इसे घर जाने के बाद ले लीजिएगा, ठीक है। वी ने टेबल से एक बैग उठाया और उस छोटे से पॉली बैग को उसके तरफ बढ़ा दिया। गुरूर दवा देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मैं अपनी किसी भी बीमारी में दवा नहीं खाती, मैं ऐसे ही ठीक हो जाती हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वी ने उसके हाथ को पकड़ा और उसके हाथ पर दवा रखते हुए बोला, लेकिन इस बार आपको दवा लेनी पड़ेगी वरना आप काफ़ी बीमार हो जाएंगे। ये सुनकर गुरूर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे बात बात पर ऑर्डर क्यों देते हो? वी अपना हाथ गुरूर के सर के ऊपर रखते हुए बोला, आपके बाल अभी भी गले हैं, आप घर जाकर इसे ड्राई कर लीजिएगा वरना परसों की मीटिंग में जाने लायक नहीं रहेंगे और हम ये प्रोजेक्ट अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। गुरूर एक पल के लिए वी की उस केयर को देखकर कहीं खो गई थी, लेकिन उसके मुंह से मीटिंग में जाने की बात सुनते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने वी के हाथ को झटक दिया और गुस्से से वहां से बाहर जाते हुए बोली, कभी कभी मुझे लगता है तुम और मेरे डैड दोनों ही एक जैसे हो, दोनों को सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है, ना कि मुझसे। वेल, मैं तुमसे क्या ही शिकायत करूं, तुम तो गैर हो। वी उसे जाते हुए देख रहा था। वो फिर वापस सोफे पर आया और उसने अब सोफे से अपना सर टिका दिया। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद किया और आंखें बंद करते ही उसके सामने एक लगभग 5 से 6 साल की बच्ची का चेहरा आने लगा। वो लड़की गार्डन में खेल रही थी और तभी वो जोर से चिल्लाए और जमीन पर अपना पैर पकड़कर बैठ गई। उसे लड़की ने एक प्रिंसेस गाउन पहन रखा था और वो अपने पैर को पकड़कर जोर जोर से रोते हुए बोली, माँ मुझे दर्द हो रहा है। तभी वहां पर एक लड़का आया जो काफी लंबा चौड़ा था। वो नीचे झुका और उस छोटी सी बच्ची के पैर को अपने हाथों में लेते हुए गुस्से से बोला, मैंने तुमसे मना किया था सिंड्रेला कि तुम यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आओगी, फिर तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारे पैर में अब चोट लग गई, तुम्हें मेरी बात कब समझ आएगी? तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। वो लड़की उस लड़के की डांट सुनकर और भी ज्यादा रोने लगी और बोली, मुझे दर्द हो रहा है और आप मुझे डांट रहे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर वो लड़की वहां से उठकर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर मुड़ जाने की वजह से दर्द से चीख उठी। दूसरे पल उस लड़के ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो लड़का एक्सप्रेशनलेस था। फिर वो लड़की को उठाकर अंदर की तरफ ले जाते हुए गुस्से से बोला, एक बार मुझे बड़े हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें अपने कंट्रोल में रखूंगा और तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा, फिर मैं तुम्हें रोने भी नहीं दूंगा। ये सुनकर उस लड़की ने रोते हुए कहा, पल मैं तो यहाँ से कल जा रही हूँ, फिर हम नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही उसे लड़के के कदम चलते हुए रुक गए। उसने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, तुम भले ही मुझसे दूर जा रही हो पर तुम हमेशा मेरे नज़रों के सामने ही रहोगी, तुम्हें कोई भी मुझसे अलग नहीं कर पाएगा, ये मेरा वादा है। तो वो लड़की ये सुनते ही खिलखिलाकर हंसने लगे। दूसरे पल वी का फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और इस वक्त उसकी आंखें बेहद लाल थी। उसने अपने होंठ भींच लिए और फ़ोन की तरफ घूरा। उसने फ़ोन उठाया और कॉल पिक करते हुए सर्द आवाज़ में बोला, बस 2 दिन और उसके बाद वो होगा जो हम चाहते हैं। इसके जवाब में उस इंसान ने कहा, लेकिन तुम उसके साथ क्या करोगे? क्या तुम उसे अभी? वो इंसान अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वी ने उसकी बात काटते हुए कठोर आवाज में बोला, वो मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे उसके साथ क्या करना है क्या नहीं, इसे सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा, इसके बीच बोलने का किसी का भी हक नहीं है। तभी उसे इंसान ने कहा, लेकिन भूलो मत, जब तक तुम उसे यहाँ नहीं लेकर आओगे तब तक तुम वो नहीं हासिल कर पाओगे जो तुम इतने सालों से चाहते हो, इसलिए तुम्हें उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि प्यार से पेश आना होगा और हर एक काम अच्छे से करना होगा, तभी वो यहाँ आने के लिए राजी होगी। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ गए होगे। वी ने ये सुनकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और बिना कुछ भी जवाब दिए कॉल कट कर दिया। इधर दूसरी तरफ गुरूर ने अपनी कार माथुर विला के बाहर रोकी। वो कार से बाहर निकली और सीधे अंदर चली गई। अंदर सोफे पर विनय माथुर बैठे हुए थे और गुरूर को देखते ही वो गुस्से से बोले, कहाँ थी तुम इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गुरूर उनके गुस्से भरी आवाज सुनकर रुक गई और रूड आवाज में बोली, फिक्र मत करिए, जिंदा वापस आई हूँ। उसकी ये बात सुनकर विनय जी ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम जरूर बारिश में भीग रही होगी, मैंने तुमसे मना किया था कि तुम बारिश में नहीं भीगोगी, तुम्हें मेरी बात एक बार में क्यों समझ नहीं आती? गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है एक बार में, जो मैं आपकी बात समझूं? उसके जवाब से विनय ने चिढ़कर कहा, गुरूर, जरूरी नहीं कि तुम अपने डैड को हर एक बात में जवाब दो। ये सुनकर गुरूर सरकास्टिक वे में बोली, यहाँ मेरे डैड कौन है?
विनय जी इस बार गुस्से से बोले, बदतमीज लड़की। गुरूर ने भी गुस्से के साथ जवाब दिया, हाँ हूँ मैं बदतमीज और मुझे आपके साथ बदतमीजी करना बहुत पसंद है। ये कहते कहते वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वो छींक पड़ी। उसको छींकते देख विनय ने गुस्से से कहा, शालिनी इसे हेल्दी सूप बनाकर दो, इसे सर्दी लग गई है। नौकरानी शालिनी जल्दी से वहां आई और अपना सर हिलाते हुए बोली, जी सर, ये कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी गुरूर वहां से जाते हुए गुस्से से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरे लिए सूप बनाने की, मैं हॉट शावर ले लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर विनय ने गुस्से के साथ कहा, 2 दिन बाद मेरा प्रोजेक्ट है, मैं नहीं चाहता कि उसमें तुम्हारी तबीयत खराब हो और ये डील हमारे हाथ से जाए, इसलिए तुम्हारा ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर गुरूर की आंखें नम हो गई और वो सार्कास्टिक आवाज में बोली, यू नो वॉट डैड, इसलिए मुझे आपसे नफरत होती है क्योंकि आपके नज़रिए में सिर्फ पैसा, पावर, रुतबा ही सब कुछ है। आपने कभी मुझे एक बेटी के तौर पर प्यार नहीं दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि एक बाप बेटी का प्यार कैसा होता है, एक बाप अपनी बेटी की केयर कैसे करता है। अगर मेरे अंदर ट्रांसलेटर का टैलेंट ना होता तो शायद अब तक आप मुझे घर से ही बाहर निकाल दिए होते। आई हेट यू डैड, आप मेरा प्यार कभी नहीं पा सकते। ये कहते हुए वहां से ऊपर चली गई और वही विनय गुस्से से बोले, गुरूर तुम फिर से मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हें आखिर समझ क्यों नहीं आता कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा हूँ। तभी शालिनी ने हिचकिचाते हुए कहा, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं छोटी मैडम को सूप बनाकर पिला दूंगी, उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। इसके जवाब में विनय ने गहरी सांस लेकर फिर सर हिला दिया और वो वहां से चले गए। इधर दूसरी तरफ मैसूर के एक राजशाही एरिया में बड़ा सा पैलेस बना हुआ था। वहां आसपास उस पैलेस के अलावा कोई दूसरा घर नहीं था। इस वक्त उस पैलेस के आसपास कई सारे गार्ड लगे हुए थे और वही पैलेस के अंदर बड़े से लिविंग एरिया में लगे सोफे में इस वक्त एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था। कपड़ों से ही उनकी रेसी झलक रही थी और उसके साथ एक लगभग अधेड़ उम्र की औरत, जो काफ़ी मेंटेन थी, वो बैठी हुई थी। इस वक्त उसे बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक टेंशन दिख रही थी। वो सामने बैठी औरत को देखते हुए बोले, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, अगर 3 दिन में वो वापस नहीं आया तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, हमारे दुश्मन सब कुछ लेकर चले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर उस औरत ने कहा, बाबा आप क्यों फिक्र करते हैं, मुझे इस पर पूरा यकीन है वो जरूर आएगा। लेकिन उसे बूढ़े इंसान ने कहा, अभी तक उसका कुछ आता पता नहीं चला है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है वो शायद भूल गया है कि वो आखिर है कौन और उसके सर पर कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा मैसूर उसके नाम पर है और अगर वो इसी तरह लापता रहेगा तो वो रजनीश और उसका खानदान ये सब कुछ हथिया लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी वो बूढ़ा इंसान ये कह ही रहा था कि इस वक्त एक जोरदार आवाज़ आई, नमस्कार, मैंने सुना है आप हमें याद कर रहे थे। उसे आवाज़ को सुनते ही वो औरत और वो बूढ़ा आदमी गुस्से से गेट की तरफ देखने लगा, जहां इस वक्त एक लंबा चौड़ा इंसान मुस्कुराते हुए खड़ा था। उस इंसान को देखते ही उसे औरत ने गुस्से के साथ कहा, रजनीश तुम्हें अंदर किसने आने दिया। रजनीश अंदर आते हुए बोला, वैसे भी कुछ दिनों बाद ये सब कुछ मेरा ही होने वाला है, इसलिए यहाँ के नौकर और गार्ड अभी से ही मुझे अपने मालिक के तौर पर पहचानने लगे हैं और आप दोनों को भी अब मुझे अपना मालिक मान लेना चाहिए, क्योंकि उससे तो अब कुछ होने वाला नहीं है। बस 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिनों में ये सब कुछ मेरा हो जाएगा और मैं इस पूरे मैसूर का मालिक बन जाऊंगा। ये कहते हुए रजनीश हंसने लगा। वो बूढ़ा आदमी उसकी हंसी सुनकर गुस्से से बोला, ऐसे सपने मत देखो जो पूरा ना हो पाए, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम अपनी इरादे में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। सालों पहले तुमने जो भी चाल चली थी उसमें तुम भले ही कामयाब हो गए थे, लेकिन अब जमाना बदल गया, वक्त बदल गया और सारे पैमाने भी बदल चुके हैं। तभी रजनीश ने घमंड से कहा, इस बदले हुए जमाने का मालिक मैं ही हूँ। सालों पहले भी मेरी जीत हुई थी और आपके खानदान की हार हुई थी और इस बार भी मेरी जीत होगी। शायद आप सब अपने खानदान की बर्बादी भूल गए हैं, अगर भूल गए हो तो एक नज़र उसे दीवार की तरफ डाल लीजिए। ये कहकर रजनीश एक दीवार की तरफ देखने लगा। वही वो बूढ़ा आदमी और औरत उसकी बात सुनकर दीवार की तरफ देखने लगे, जहां इस वक्त 2 औरतों के फोटो पर हार चढ़ी हुई थी और 2 आदमियों के फोटो पर हार चढ़ी हुई थी, जिसके साथ एक बच्ची के भी फोटो पर हार चढ़ी हुई थी। उन सब को देखते हुए ही उस औरत की आंखें नम हो गई और वो बूढ़ा आदमी भी अपनी लाचारी भरी आवाज में बोला, तुमने जो कुछ भी किया मेरे परिवार के साथ वो बहुत गलत था। उस वक्त मैं लाचार था, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे खानदान की हार होगी। जहां छुपाना हो अपने खानदान को अभी से ही छुपा लो, क्योंकि वो आने वाला है और वो इस बार किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर दिल है पर उसके अंदर दिल नहीं, पत्थर है, एक ऐसा पत्थर जिसके तले सब कुछ ले जाएंगे। ये सुनकर रजनीश उन्हें गुस्से से देखने लेगा और बोला, ये तो 3 दिन बाद ही पता चलेगा कौन कुचला जाएगा और कौन इस मैसूर पर राज करेगा। तब तक के लिए इस पैलेस में आप सब आराम कर लीजिए, क्या पता रोड पर आने की नौबत आ जाए। ये कहकर वो वहां से बाहर चला गया और वही वो औरत गुस्से से बोली, मुझे पूरा यकीन है वो 3 दिन बाद जरूर आएगा और तब इसे इसकी औकात बताएगा। वो बूढ़ा आदमी भी उसकी बात में अपना सर हिलाया, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही टेंशन बरकरार थी।
वो वहां से उठा और सीधे ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वही वो औरत उसे इस तरह जाते देख खामोश रही और फिर वो उसे दीवार की तरफ बढ़ गई। जहां लोगों के फोटो पर हार चढ़ा हुआ था, वो उस एक औरत के फोटो के पास गई और उसे ध्यान से देखते हुए बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मैं आपसे किया गया वादा ठीक से निभा नहीं पाई, पर मैं वादा करती हूँ इस बार जब वो वापस आएगा तो मैं उसे उसी तरह प्यार दूंगी जैसे आप उसे दिया करती थी। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी थी। इधर दूसरी तरफ अगला दिन, इस वक्त गुरूर अपने केबिन में बैठी हुई कॉफ़ी का सिप ले रही थी और फाइल पढ़ रही थी। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा बिना नोक के खुला। ये देखकर गुरूर एक सेकंड के लिए चौंक गई और वो सामने की तरफ देखने लगी, लेकिन सामने मौजूद इंसान को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। दूसरे पल वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, तुम यहाँ अंडरस्को चटन गुरूर इज किडनैप्ड। अब आगे गुरूर सामने खड़े लड़के को देखकर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, तुम यहाँ। सामने खड़ा उसी के उम्र का लगभग एक लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया ना। गुरूर चेयर से उठी और उस तरफ बढ़ते हुए बोली, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, पर तुम अचानक से यहाँ कैसे? इसके जवाब में वो इंसान आगे बढ़ा और उसने गुरूर को हक कर लिया। गुरूर भी उसे कसकर हक करते हुए बोली, वीरेन आई रियली मिस यू। वीरेन उससे अलग हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और मुझे पता चला कि तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ तुम्हें संभालने चला। जैसे ही वीरेन ने ये कहा, गुरूर के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, तुमसे ये सब किसने बताया? वीरेन ने उसे संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और हाई स्कूल से तुम्हारे साथ रहता आया हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है और जो तुम खुद नहीं बताती वो भी दूसरों से पता चल जाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर गुरूर ने कहा, पर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके जवाब में वीरेन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, जिन्हें देखकर यही लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो। गुरूर ने कहा, नहीं मैं बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं हूँ, ये तो मेरे डैड की मेहरबानी है। ये सुनकर वीरेन ने चेयर पर बैठते हुए कहा, क्यों अंकल ने क्या किया? इसके जवाब में गुरूर ने कहा, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ और मुझे ओवर टाइम भी करना पड़ता है, इसी की वजह से मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है। पर एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद मैं पार्लर जाऊंगी और फिर मैं वापस से नॉर्मल हो जाऊंगी। ये सुनकर वीरेन मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ कि तुम फिर से पहले जैसी हो जाओ और तुम्हें उस कियान और जानवी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही उनको लेकर वार्न किया था, पर तुम थी कि मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। अब देखो सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। गुरूर अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, यू आर राइट वीरेन, मुझे पहले ही इन सब के बारे में जान लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब मैं उन दोनों को याद भी नहीं करती। ये सुनकर वीरेन मुस्कुरा दिया। तभी गुरूर बोली, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी मांगती हूँ। ये कहकर उसने अपना फ़ोन उठाया। कुछ देर बाद केबिन के डोर नॉक हुआ। गुरूर ने कहा, कम इन। वी अपने हाथों में 2 कॉफ़ी का मग लेकर अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नज़र सीधे वीरेन पर गई। वीरेन और गुरूर दोनों ही सोफे पर एक साथ बैठे हुए थे। वीरेन गुरूर के काफ़ी नज़दीक बैठा हुआ था और उसके हाथों में गुरूर के हाथ थे। वी एकटक उन दोनों को देखने लगा। वही गुरूर मुस्कुराते हुए वी को देखते हुए बोली, एक कॉफ़ी वीरेन को दे दो और दूसरी मुझे दे दो। वी ने एक नज़र गुरूर को देखा और फिर बिना किसी भाव के साथ आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले कॉफ़ी का मग गुरूर की तरफ बढ़ाया। गुरूर मुस्कुराते हुए कॉफ़ी ली और वीरेन से बोली, वीरेन फिर तुम यहीं पर सेटल हो जाओ, तुम यहाँ आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक्स। इसके जवाब में फिर वीरेन मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर अपने हाथ प्यार से रखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, अब मैं यही तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी वी ने उसके तरफ कॉफ़ी का मग बढ़ाया और जैसे ही वीरेन उस मग को पकड़ने को हुआ, इस वक्त उसके हाथ से छूट गया और वो सीधे उसके हाथ पर गिरा। वीरेन जोर से चिल्लाया, आह, ये क्या बदतमीजी है। गुरूर हड़बड़ी के साथ अपनी जगह से उठ गई और जल्दी जल्दी वीरेन के हाथ को साफ करते हुए बोली, वीरेन आर यू ओके? तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं ना? एक्स। ये कहते हुए वो तुरंत उसके हाथों को देखने लगी। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी, जिस वजह से वीरेन के हाथ दूसरे ही पल पूरे लाल हो गए और उसकी आंखों में दर्द भरा गया। वहीं वी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और वो खामोशी के साथ वीरेन को ही घूरे जा रहा था। तभी गुरूर गुस्से से वी को देखते हुए बोली, ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? क्या इस तरह कॉफ़ी दी जाती है? तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त का हाथ जल गया, जल्द से माफ़ी मांगो। ये सुनकर वी के एक्सप्रेशन गहरे हो गए और वो बिना किसी भाव के बोला, मैम पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इन्हें ध्यान से पकड़ना चाहिए था। तभी वीरेन गुस्से से आगे बढ़ा और वो वी के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, दो कौड़ी के नौकर होकर मुझे बताओगे कि मुझे कैसे पकड़ना था, कैसे नहीं?
सब पता है मुझे, तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ गालियां खाने लायक है। तुम्हारी वजह से पूरा मेरा हाथ जल गया। अब चुपचाप मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगो। वी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके हाथों को अपने कॉलर पर देखा और उसके हाथों से अपने कॉलर को धीरे से छुड़ाते हुए बोला, शायद इससे आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है सर। ये बात सुनकर वीरेन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दूसरे पर उसने गुस्से के साथ कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या प्रॉब्लम होगी मुझे आगे चलकर? तुम्हारी वजह से मुझे दर्द हो रहा है और तुम मुझसे माफ़ी मांगने की बजाय मुझे प्रॉब्लम में डालने की बात कर रहे हो। ये कहकर वीरेन गुरूर की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, गुरूर कैसा असिस्टेंट है तुम्हारा? क्या तुमने इसे ज़रा भी मैनर्स नहीं सिखाए? वही गुरूर भी गुस्से से वी को देख रही थी। तभी फिर वो वी को देखते हुए गुस्से के साथ बोली, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से और जब तक वीरेन यहाँ है तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर वी ने अपनी गहरी नज़रों से गुरूर को एक नज़र घूरा और वहाँ से बिना कुछ कहे बाहर निकाल गया। इधर उसके बाहर जाते ही वीरेन ने गुस्से से कहा, गुरूर तुम्हारा असिस्टेंट वाकई बहुत बदतमीज है। उसने मुझसे माफ़ी तक नहीं मांगी और फिर तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे काम करती हो? गुरूर ने भी गुस्से के साथ कहा, मुझे खुद भी नहीं पता मैं कैसे इस इंसान के साथ सर्वाइव कर रही हूँ। ये सारी गलती मेरे डैड की है। उनकी वजह से मुझे इस इंसान के साथ काम करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत जल्दी इससे मेरा पीछा छूटने वाला है, क्योंकि परसों के प्रोजेक्ट के बाद मैं इसे ऑफिस से निकलवा दूंगी। ये सुनकर वीरेन ने कहा, ऑलराइट, मैं तुम्हारे लिए बहुत टेंशन में हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा पाए, जैसे कियान और जानवी ने उठाया। इसके जवाब में गुरूर ने उसके कंधे को ढकते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, अब कोई भी मेरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अब मैं किसी को ऐसा करने ही नहीं दूंगी। ये सुनकर वीरेन ने फिर अपना सिर हिला दिया। इधर दूसरी तरफ वी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके हाथों में एक सीजर थी और वो उस सीजर को अपने हाथों की मुट्ठी में कसकर बंद किए हुए था। उसकी आंखों के कोने लाल थे और वो बस एक टक सामने की ओर एक घूरे जा रहा था। दूसरे पल उसने अपनी आंखें बंद की और वो अपनी बेहद ठंडी आवाज में बोला, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल। ये 3 शब्द कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली और अब वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसने वापस अपना लैपटॉप ऑन किया। इधर दूसरी तरफ सीईओ केबिन में विनय इस वक्त फ़ोन पर किसी से काफ़ी सीरियस होकर बात कर रहे थे और इस वक्त उनके चेहरे पर कुछ परेशानी थी। उस इंसान ने कॉल पर कहा, जल्द से जल्द गुरूर को इंडिया से दूर भेज दो। विनय ने परेशान आवाज में कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी उसे कहाँ भेज सकता हूँ? तुम्हें तो पता है ना वो बहुत जिद्दी है। वो कितने मुश्किल से ऑफिस आने के लिए राजी हुई है और अब अगर मैं कहूँगा कि वो इंडिया से कहीं बाहर जाए तो वो और मुझसे नाराज हो जाएगी। उधर से गुस्से भरी आवाज आई, तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। चुपचाप उसे इंडिया से कहीं दूर भेज दो और ऐसी जगह भेज दो कि वो किसी को नजर ना आए और उसे तब तक इंडिया से दूर रखना जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। इसके साथ ही कॉल कट हो गया और वही विनय अब कटे हुए कॉल को देखकर गहरी सांस लेकर बोले, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे गुरूर को समझाऊंगा इंडिया से दूर जाने के लिए? लेकिन शायद अभी उसका यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। तभी केबिन के अंदर नितिन आते हुए बोले, गुरूर ने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया है। अब 2 दिन बाद इस प्रोजेक्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें ही ये प्रोजेक्ट मिलेगा। तभी विनय उसकी तरफ मुड़ते हुए बोले, अभी प्रोजेक्ट की नहीं, मुझे गुरूर की टेंशन हो रही है। ये सुनकर नितिन ने नासमझी में कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई अब? वो तो अपना काम अच्छे से कर रही है। इसके जवाब में विनय ने कहा, उनका कॉल आया था, वो चाहते हैं कि गुरूर को हम इंडिया से बाहर भेज दे। तो मैंने सोचा है कि परसों जब ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा उसी रात में उसे इंडिया से बाहर भेज दूंगा। ये सुनकर नितिन ने और उनसे गुस्से में कहा, इतने सालों तक आप उसे पालते आ रहे हैं, उसके हर परेशानियों को आप समझते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से एक फ़ोन आता है आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो जाते हैं और आप उनकी बातें क्यों करने लगते हैं? आपको पता है ना, गुरूर जब ये सुनेगी तो वो आपसे और नफरत करने लगेगी। उसे नहीं पसंद जब आप उसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। विनय जी ने कहा, तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता है ना कि उस पर मेरा हक नहीं है और मुझे वो करना होगा जो वो कहेंगे और मुझे लगता है ज़रूर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। इसलिए वो चाहते हैं कि गुरूर इंडिया से दूर चली जाए। ये सुनकर नितिन अब खामोश हो गए और गहरी सांस लेकर बोले, ऑलराइट, मैं इसके बारे में गुरूर से बात करता हूँ। ये कहकर वो बाहर चले गए और वही विनय अपने चेयर को पकड़ते हुए भारी आवाज में बोले, गुरूर बेटा मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया है, लेकिन शायद तुम्हें अभी असली सच नहीं पता। तुम अपनी खुद के वजूद से भी अनजान हो, लेकिन जिस दिन ये सब सामने आएगा उस दिन तुम मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगी। मुझे अभी से खुद को उसके लिए तैयार करना होगा। 2 दिन बाद शाम का वक्त होटल गैलेक्सी के बाहर कई सारी कार आकर रुकी, जिनमें से विनय नितिन बाहर निकले और फिर दूसरी कार से गुरूर अपने हाथों में कुछ फाइल्स लेकर बाहर निकली।
गुरूर ने इस वक्त ब्लैक कलर का एक फॉर्मल ड्रेस पहन रखा था, इसलिए बालों की हाई पोनीटेल बनाई हुई थी और हाई हील्स में उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अलग दिख रही थी। वो नितिन और विनय के साथ अंदर की तरफ जाते हुए बोली, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मीटिंग में जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक बेटा, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। तभी विनय ने कहा, अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि इसी डील से हमारे कंपनी का भविष्य टिका हुआ है। अगर आज के दिन हमें नहीं मिली तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर हमने बहुत पैसे लगाए हैं और अगर गलती से भी इसमें प्रॉब्लम हुई तो बहुत बुरा होगा। कुछ देर में वो सभी मीटिंग हॉल के अंदर पहुंचे। वहां कई सारे बिजनेस वर्ल्ड से आए हुए लोग बैठे हुए थे और गुरूर भी जाकर विनय के साइड वाली चेयर पर बैठ गई। अब सभी की नज़र प्रोजेक्टर पर थी। होस्ट ने आकर एक एक करके सभी के प्रोजेक्ट को दिखाए और उसके बारे में बताया और फिर गुरूर ने अपने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्टर पर ऑन किया। वो सभी की तरफ देखते हुए बोली, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप सो कि मेरा ये प्रेजेंटेशन आप सबको पसंद आएगा और हमारी कंपनी माथुर ग्रुप के साथ आप आगे फ्यूचर में काम करना पसंद करेंगे। ये सुनकर सभी ने तालियां बजाई और विनय भी मुस्कुराते हुए गुरूर को देखने लगे। तभी गुरूर ने पेन ड्राइव लगाया और वो अब प्रोजेक्टर की तरफ मुड़ी। लेकिन दूसरे पल पेन ड्राइव में उसकी कुछ पुरानी पिक्चर्स शो होने लगी, जिसमें उसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो शराब पी रही थी, एक में तो वो सिगरेट पी रही थी। उन सभी फोटोज को जैसे ही सबने देखा तो सभी हैरानी के साथ विनय को देखने लगे और वही विनय भी हैरान थे। इधर गुरूर पूरी तरह शॉक्ड हो गई और वो जल्दबाजी के साथ अपनी पेन ड्राइव चेक करने लगी, लेकिन पेन ड्राइव वही थी। गुरूर ने हड़बड़ी के साथ कहा, पता नहीं ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पेन ड्राइव तो वही थी जो मैंने प्रिपेयर की थी, फिर इसमें मेरी फ़ोटोज़ क्यों आ रहे हैं। ये कहते हुए वो जल्दबाजी के साथ पेन ड्राइव को चेक करने लगी, लेकिन उस पेन ड्राइव में वही सारी फ़ोटोज़ थी और अब पूरे मीटिंग रूम में सब आपस में बात करने लगे। ये देखकर विनय ने शर्मिंदगी के साथ नितिन से कहा, मैंने तुमसे पहले कहा था ये लड़की भरोसा करने लायक नहीं है, कितनी बेइज्जती करवा रही है ये हमारी, इससे कह दो चुपचाप के यहाँ से चली जाए। नितिन भी परेशान होकर गुरूर को देखते हुए धीरे से बोले, गुरूर बेटा ये सब कुछ क्या है, आखिर तुमने वो वाली पेन ड्राइव कहाँ रखी जिसमें हमने सब रेडी किया था। गुरूर ने जवाब दिया, मैंने आज सुबह ही उसवी से उस पेन ड्राइव को लिया था और ये वही पेन ड्राइव थी, पर इसमें ये सब कैसे आए मुझे नहीं पता, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इसके जवाब में अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही होस्ट ने हल्के गुस्से में कहा, मिस्टर विनय माथुर, अगर आपको यही करना था तो आप पहले ही इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाते, इस तरह हमारा समय क्यों बर्बाद किया। आपके पास जब कोई तैयारी ही नहीं है और ना ही कोई प्रेजेंटेशन है तो फिर आप यहाँ क्यों आए। सॉरी पर आपने हमारा वक्त बर्बाद किया है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनते ही विनय का चेहरा पीला पड़ गया और वही नितिन भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। इधर गुरूर ये सुनते ही गुस्से से बोली, एक्सक्यूज़ मी, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप हमसे, हम बिना किसी तैयारी के तो यहाँ आएंगे नहीं, हमने प्रेजेंटेशन रेडी किया था। पर तभी उस होस्ट ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, हम आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इस उम्र में आप किस तरह के काम कर रही हैं ये आज देखकर ही पता चल गया है। इससे ये सुनकर गुरूर के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई। इससे पहले उसे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई। उसने मायूसी के साथ नितिन की तरफ देखा। तभी फिर नितिन अपनी जगह से उठते हुए बोले, आई एम सॉरी, क्या आप मुझे दूसरा चांस दे सकते हैं। इसके जवाब में होस्ट ने अपना सर नमे हिलाते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, पर अब हम दूसरा मौका नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत वक्त इस प्रोजेक्ट पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी और अब आपको ये डील भी नहीं मिल सकती। ये सुनते ही विनय ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। ये देखकर नितिन ने उन्हें संभालते हुए कहा, बॉस संभालिए खुद को, हम घर चलकर इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, अभी इतना ज़्यादा परेशान हूं की ज़रूरत नहीं है। विनय गहरी गहरी सांस लेकर बोले, नितिन मैं बर्बाद हो चुका हूँ। उनके मुंह से ये बात सुनते ही गुरूर ने दूसरे ही पल उस लैपटॉप को फ्लोर पर फेंका और वहां से बाहर जाते हुए गुस्से से बोली, ये सारी गलती उसवी की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसकी वजह से ही आज मेरी इस तरह इंसल्ट हुई है और हमारी कंपनी इस तरह बर्बाद होने पर आई है। उसे इस तरह वी पर इल्ज़ाम लगाते देख नितिन हैरान थे और वो तुरंत विनय के साथ उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए। अब तक रात हो चुकी थी और गुरूर गुस्से से होटल से बाहर निकल गई। इस वक्त उसकी आंखों में वी के लिए नफरत और गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे पहले से ही उस इंसान की इरादों पर शक था, मुझे इतना तो यकीन था कि वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस पर यकीन किया। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है, उसी ने ही हमारी कंपनी के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये बड़बड़ाते हुए वो रोड पर आ गई थी और वो अभी और आगे बढ़ती उससे पहले ही कई सारी कार्स उसके आगे आकर रुक गई।
वो कुछ समझ नहीं पाए और वो अभी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही कई सारे गार्ड्स उसमें से बाहर निकले और गुरूर के मुंह को कपड़े से ढकते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर सीधे कार में लेकर चले गए। गुरूर जोर से चिल्लाने लगी और झटपटाने लगी, लेकिन दूसरे ही पल गुरूर को वो सभी कार में डालकर कार वहां से लेकर निकल गए। उसी वक्त नितिन और विनय दोनों ही घबराते हुए बाहर निकले।